DPP we are discussing DPP1 for chemical bonding. First question is asked, question number 4. XgO4 molecule is tetrahedral having, तो देखो इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सबसे पहले। तो XgO4 बनाएंगे तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड बनाने में एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज हो गए। तो जेनॉन का p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा है, तो जो भी पाई बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, डी पाई बी पाई। तो ऑल 4 डी पाई बी पाई बॉन्ड होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड। आंसर रिपोर्ट करेंगे सी। समझ आया। XgO3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से s और p तीनों ऑर्बिटल मिलकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब p ऑर्बिटल इज नॉट अवेलेबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनता है, तो इसका मतलब जेनॉन का d ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसका शॉर्टकट हुआ। अगर आप जल्दी आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड कर लो, अदरवाइज आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं। जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह से होगा। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, NH2 NP6। अब आपको 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और 4 पाई बॉन्ड बनाने हैं, मतलब आपको सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड करा के डी ऑर्बिटल में ले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए एक्साइड हो गए, 4 ही हो गए, 5 6 7 8 की अरेंजमेंट हो गया आपका। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन मिला के sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, और बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका डी और ऑक्सीजन का पी यूज करेंगे तो डी पाई बी पाई बॉन्ड बनेंगे चारों। तो जेनॉन का डी और ऑक्सीजन का पी यूज करेंगे, दैट्स व्हाई टाइप ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड विल बी डी पाई बी पे, और चारों डी पाई बी पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, it's given bond distance of HF is 9.17 into 10 power minus 11 meter. Dipole moment of HF is given. The percentage ionic character of HF will be, तो अगर हम अज्यूम कर ले 100% आयनिक करेक्टर होता है इसमें, तो उसका डाइपोल मोमेंट आता 100% आयनिक करेक्टर मतलब पूरा पूरा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम, और इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 9.17 इंटू 10 to the power -11, इतने कूलम मीटर इसका डाइपोल मोमेंट होता है अगर ये 100% आयनिक होता है। बट एक्चुअल डाइपोल मोमेंट दे रखा है आपको, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 6.104 इंटू 10 पावर-30, ये एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है, डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट एज्यूमिंग 100% आयनिक, तो ये हो गया। तो कितने परसेंट आयनिक है इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके ये आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। इसको आप एक बार सिंप्लीफाई करो, ये अराउंड 40% के आसपास आंसर बनना चाहिए। 41.5% आना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा था नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड इन C2 आयन एंड CaC2। आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए पहले। तो CaC2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये C ट्रिपल बॉन्ड माइनस और कैल्शियम 2+ चार्ज होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन से आप इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बनता है, तो उससे आप आसानी से बता सकते हो कि इसके स्ट्रक्चर में C ट्रिपल बॉन्ड C- होगा। तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड लिखना है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड मतलब आंसर बी। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है मॉलिक्यूल AB हैव अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.617 एंगस्ट्रॉम, डाइपोल मोमेंट इज 0.38 डिवाई, द फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम इज, फिर से सेम लॉजिक हो गया। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, Q इंटू डी से। तो हमने अज्यूम कर लिया कि x फ्रैक्शनल चार्ज लेट से x है, तो डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखेंगे तो इट इज गिवन 0.38 डी, एंड 1 डिवाई को अगर ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर होता है। तो पता है 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर, ये इसकी कन्वर्जन यूनिट है। 0.38 इंटू 10 पावर 18 ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, इज इक्वल टू क्यू लिखेंगे तो एक्स फ्रैक्शन है, एक्चुअल चार्ज 4.8 इंटू 10 पावर 10 ESU है, इतना चार्ज हो गया, और बॉन्ड लेंथ अपने को दे रखी है 1.617 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.38 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 1.617, ये आपका फ्रैक्शनल चार्ज हो गया।
ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 0.05। आंसर इसका भी बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब समझ गए ना, एक्चुअल चार्ज 4.8 इंटू 10 पावर 10 होना चाहिए था, हमने मान लिया उसका एक्स फ्रैक्शन चार्ज है, तो चार्ज हो गया एक्स इंटू 4.8 इंटू 10 पावर 10, और डिस्टेंस दे रखी 1.67 एंगल्स, तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, और जो डिवाइड था उसको भी एसयू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेट करके एक्स निकाल दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सिबिट्स मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये सवाल आपका ऑर्गेनिक का ज़्यादा हो गया रादर देन केमिकल बॉन्डिंग। आपको इसमें करेक्टर मालूम होना चाहिए, देखो NO2 है, इसका -m करेक्टर काम करेगा, और नीचे जो NH2 है इसका +m करेक्टर काम करेगा। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करेगा और रेजोनेंस करते करते ये फाइनली यहाँ तक चार्ज पहुँच जाएगा। तो अगर आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे ये ऐसे आएगा, NH2 प्लस NO2 माइनस। तो अब देखो परफेक्ट पोलैरिटी क्रिएट हो गई, नीचे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ऊपर माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, तो इसमें देखो ये परफेक्ट डाइपोल वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट हो जाएगा। बाकी सबके जो डायरेक्शन है उसमें क्या है कि शिफ्टिंग है, एंगुलर डायरेक्शन बन रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा गया इसमें, तो इट विल बी ऑफ डी। इसमें थोड़ी ऑर्गेनिक इन्वॉल्व करा दी गई है। ठीक है, बाकी सब में रेजोनेंस लिखोगे तो जो वेक्टर बनेगा वो ऐसे डायरेक्टली एडिटिव के वेक्टर का नहीं बनेगा, प्लस माइनस चार्जेस विल बी इन द एंगुलर पोजीशन, तो डाइपोल वेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 is given the group of molecules have the identical shape। तो सबके स्ट्रक्चर बना डालो। सबसे पहले SF4 जो होगा ये sp3d सीशॉ स्ट्रक्चर होता है। XgF4 देखेंगे तो ये आपका sp3d2 स्क्वायर प्लेनर होता है। बना लोगे कि बनाता चलो स्ट्रक्चर साथ में। CCl4 जो है वो sp3 टेट्राहेड्रल होता है। ClF3 लिखेंगे sp3d शेप होता है। XgOF2 बनाएंगे तो दिस इज ऑल्सो sp3d शेप। देन XgF3 प्लस लिखेंगे, ये भी जेनॉन के वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कम करा 7, 3 बॉन्ड बने, तो दो लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये भी sp3d शेप हो गया। ये तीनों मैच करके देखो, इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद BF3 चेक करोगे तो ये sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर आ जाएगा। इसका भी स्ट्रक्चर ना बना पाओ बता दो, बना देंगे। PCl3 बनाएंगे तो sp3 पिरामिडल आ जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। XgO3 बनाएंगे तो ये भी sp3 पिरामिडल आ जाएगा। इसके बाद PCl5 बनाएंगे तो sp3d ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हो जाएगा। IF5 बनाओगे तो ये sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और XgO2F2 बनाएंगे, ये sp3d शीशा बनेगा। सारे शेप देख लो, किसी में भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें सेम शेप पूछा हुआ है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हुआ है पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द बॉन्ड एंगल ऑफ HXH बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड, तो CH4 हो जाएगा इसमें। CH4 में एग्जैक्टली sp3 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, अगर पूरा आंसर लिखा है तो आपको पता है कि अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा, वाटर में लोन पेयर रिपल्शन आएगा। तो वाटर का बॉन्ड एंगल अमोनिया से कम, अमोनिया का बॉन्ड एंगल CH4 से कम, और PH3 का बॉन्ड एंगल तो बहुत कम होता है क्योंकि इसमें तो प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। पहले वाले 3 केस तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बॉन्ड एंगल थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, इसमें प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में वाटर और अमोनिया को छोड़ के बाकी किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए उनके बॉन्ड एंगल रिलेटिवली बहुत कम आते हैं। इसका आंसर हाईएस्ट बॉन्ड एंगल पूछा गया तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा था एलिमेंट दैट शोज द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड वही बनाएगा जिसके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो दैट इज कार्बन। तो सीधा सवाल है, इसका आंसर तो सीधे डी हो गया। क्योंकि पी पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको बताया था एक टू पी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होता है, टू पी में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है। तो पाई बॉन्ड जो है वो टू पी का पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। टू पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो टू पी फोर पी वीक होते चले जाते हैं। और अगर टू पी होता ही नहीं है तो पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो कार्बन सेंट्रल एटम से बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है बेसिकली। तो कार्बन का अगर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसके पास टू पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने के लिए इधर भी टू पी ऑर्बिटल ही है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो गया। उसके बाद कार्बन क्लोरीन चेक करेंगे तो ये टू पी थ्री पी का केस हो गया। कार्बन ब्रोमीन चेक करेंगे तो ये टू पी फोर पी का केस हो गया। और कार्बन आयोडीन चेक करेंगे तो टू पी फाइव पी हो गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आ जाएगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसका आंसर ए मार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30th क्वेश्चन लिखा है complexes MCl5 of metal, nickel and iron have the identical square pyramidal and triangular bipyramidal geometry respectively. The sum of 90 degree, 20 degree, 120 degree and 180 degree KML angles in the two complexes is। तो देखो सबसे पहले अगर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हैं तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में पहले एंगल सीखो। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में 120 डिग्री तो एंगल आएगा नहीं, 90 डिग्री आएगा और 180 डिग्री आएगा। समझ गया ना, ये मेटल होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है। अच्छा अब उसने बोल दिया सारे एंगल ही चूंकि सम करवा दिए उसने, तो अब देखो ये सवाल अभी पूरा सॉल्व करना है तो बहुत ट्रिकी सवाल है। केवल इसका आंसर लिखना है तो ये बहुत फर्जी सवाल है। और दूसरी ज्योमेट्री ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। इसमें तीन एंगल आएंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो ध्यान से देखना, अब ये मेंस का सवाल क्यों है इसको समझना है। अब यही सवाल एडवांस का हो जाएगा अगर इसी में सब अलग अलग पूछ ले जाए। ये सब एंगल्स का सम लिखना है। तो आपको पता है कोई भी बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, 5 एल में से कोई एक एल सिलेक्ट कर लो। ये 5C2 बॉन्ड एंगल्स हुए। दूसरे वाले केस में भी 5C2 हुए, 5C2 इज एक्चुअली 10, ये भी 10। सारे एंगल्स का सम लिखना है तो 20 आंसर है। देयर इज नो नीड टू किल योर टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर आएगा। अब यही चीज सीखनी है। अगर आपने सॉल्व करने लग गया तो ये बहुत टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि 90, 180 और 120 यही एंगल्स हैं। कोई और एक्स्ट्रा एंगल है ही नहीं, इसका मतलब सब बॉन्ड एंगल जोड़ लें। तो सब बॉन्ड एंगल कैसे निकलते हैं, 5 में से कोई दो एलिमेंट चेक कर लो और उसको मेटल के साथ जोड़ दो तो एक बॉन्ड बन जाएगा। तो 5C2 बॉन्ड एंगल पहले वाले केस में होंगे और 5C2 दूसरे वाले केस में होंगे, दोनों का सम कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यही बात समझ। बट अगर आपको इंडिविजुअल एंगल्स निकालने हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अगर करना है तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था वो ध्यान रखना है। तो अगर हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री लिख रहे हैं तो टोटल एंगल तो आपको 10 पता चल गया। अब 90 डिग्री के एंगल अगर लिखते हैं हमको तो ध्यान से देखो पहले, 90 डिग्री एंगल कैसे पता चलेंगे। जो ऊपर वाला एल है वो नीचे वाले चारों एल से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और जो प्लेन में चारों एल हैं उन चारों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, तो चार 90 डिग्री एंगल प्लेन में है। और ऊपर वाले एल के भी चारों एल के साथ 90 डिग्री है, तो टोटल 90 डिग्री एंगल कितने हो गए, 8। और फिर उसके बाद 180 डिग्री एंगल अगर लिखेंगे
180 डिग्री एंगल देखो दो है यहाँ पे, क्योंकि टोटल एंगल तो 10 ही है, वो तो पहले ही पता है, एक 180 ये है और एक 180 ये है। ठीक है, दो 180 डिग्री एंगल हो गए, ये टोटल 10 आने थे। उसके बाद ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री लिखेंगे, तो उसमें तीन तरह के एंगल हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री पता है आपको, ऐसे होती है। तो उसमें जो एक्सियल वाले दोनों बॉन्ड हैं, वो इक्विटोरियल वाले तीनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ऊपर से तीन एंगल 90 और नीचे से तीन एंगल 90, मतलब 90 डिग्री के एंगल 6 हो गए, 120 डिग्री के एंगल 3 हो गए और 180 डिग्री के एंगल 1 हो गए। ये भी टोटल देखिए 10 बन रहा है, ये भी टोटल 10 बन रहा है, सम करके 20 आएगा। बट इतनी मेहनत करके आंसर नहीं निकालना था, क्योंकि हमसे इंडिविजुअल एंगल पूछे ही नहीं गए, टोटल एंगल पूछा गया है। तो टोटल एंगल विल बी 20। Then comes question number 31. The number of sp2 hybrid orbitals in the molecule of benzene. तो देखो बेंजीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, तो ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक कार्बन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो, क्योंकि sp2 में एक s और दो p इन्वॉल्व है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो हर कार्बन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, राइट। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 18। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 6 इंटू 3 यानी कि 18, क्योंकि हर कार्बन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। उसका लॉजिक सिंपल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा तीन ही बनेंगे, क्योंकि एक s और दो p इन्वॉल्व हो रहा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगे हैं, तो इसका मतलब टोटल 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। 36 में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखो आपको पता है कि जब हम इनफाइनाइट से न्यूक्लियस की तरफ चलना शुरू होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर बनाएंगे हम लोग, तो इनफाइनाइट से चलेंगे तो पहले अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और फिर जब पास पहुंच जाएंगे तो रिपल्शन अप्लाई हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लग जाएगी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। तो ऐसा ग्राफ देखो हमारे पास ये है। या अपना नोट्स में देखो तो सबसे पहला ग्राफ यही सिखाया हुआ मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन चेक करेंगे, तो फर्स्ट इट विल डिक्रीज देन इट विल इंक्रीज। तो फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज का ऑप्शन लिखना है, तो इसका आंसर केवल ए बनेगा। बाकी सब में देखो एक जैसा ग्राफ दिया हुआ है, इसका आंसर सीधे सीधे ए हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है नंबर ऑफ ClO बॉन्ड्स इन पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड क्या होता है, HClO4। HClO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर होता है HClO4। तो नंबर ऑफ ClO बॉन्ड कितने हो गए, तीन। ठीक है, ये परक्लोरिक एसिड हो गया, इसमें Cl डबल बॉन्ड दो बॉन्ड्स लिखेंगे ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 माइनस एंड Li2 प्लस। पहले इनके बॉन्ड ऑर्डर लिख दो। Li2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1, Li2 माइनस लिखेंगे, तो Li2 माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद पाई 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1। ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4 - 3/2 यानी 0.5। और सिमिलरली अगर Li2 प्लस लिखेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s1। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये 3 - 2/1 हो जाएगा, 3 - 2/2 यानी कि 0.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होता है। पहले ये बात समझ आ रही है, तो Li2 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद लिथियम मेटालिक फॉर्म है, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव वाले फॉर्म से। तो उसका आंसर हम लोग ये रिपोर्ट कर देंगे। पहले बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर कर लेते हैं,
फिर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। Ni2+ का स्टेबिलिटी Ni2- से ज़्यादा हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता तो फिर चार्ज नहीं देखते, पहले बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड करते। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में एक करेक्शन है, वो सही कर लो। इट शुड बी He2 एंड H2-। क्वेश्चन थोड़ा फॉल्टी है, मेक इट करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स द बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट के लिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो चाहिए होता है। नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट का केस चेक करना है अगर, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर जीरो चाहिए होता है। तो अगर आप He2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, बॉन्ड ऑर्डर जीरो। और H2 2- लिखेंगे तो इसका भी सेम बन जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा तो नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट हो जाएगा। आंसर इसका बी रिपोर्ट कर देंगे। बाकी सारे केस में चेक करिएगा, बॉन्ड ऑर्डर जीरो नहीं आएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली गिव्स आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज। All the molecules which are H2, Li2, Be2 have the same bond order, yet they are not equally stable. The stability order, तो देखो अगर इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो पहले H2 लिखो तो आ जाएगा सिग्मा 1s2, और उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर देखो 1 आ रहा है, तो नो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद Li2 चेक करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2, तो उसमें देखो एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिस्टम थोड़ा डिस्टेबलाइज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1 आ जाएगा। और B2 लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2p(x1) पाई 2p(y1)। तो बॉन्ड ऑर्डर तो देखो इसका भी 1 है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका जो 1 आ रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, तो ये सबसे वीक हो गया। इसी समझ में आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 जो है वो 1 बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 भी 1 है, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 जो है वो भी 1 बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ B2 अगर चेक करेंगे तो उसने पूछा है ना बॉन्ड ऑर्डर एट दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको मार्क करना है। तो H2 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 1, Li2 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 1, और B2 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 1। अब अगर आप चेक करोगे तो जो B2 का केस है उसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो पाई बॉन्ड की वजह से आ रहा है, पाई 2p(x1) पाई 2p(y1) की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 बन रहा है। Li2 में सिग्मा 2s2 की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 बन रहा है, और H2 के अंदर केवल सिग्मा 1s2 की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1 बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड चेक करेंगे तो दैट कम्स आउट विद हाइड्रोजन। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अगर ऑर्डर लिखेंगे, और लिथियम जो है वो आप जानते हो मेटालिक बॉन्डिंग कैरी करता है, तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा H2। तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो इट इज H2 B2 एंड Li2। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखो ओ ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराई गई है। तो हमारे पास है O2+, O2, O2- एंड O2-2-। आप इनके बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना पहले। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 2, इसका 1.5 और इसका 1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। तो आपको ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे तो ओ ओ बॉन्ड के लिए O2-2- में सबसे ज़्यादा आएगी, दिस इज 1.49, तो उसका आंसर डी मार्क कर देंगे। समझ आया, वैल्यू चेक करके देख लो, O2+, O2, O2-2- सॉरी O2-2- एंड O2-2- ये केस है। तो ये देखो 1.12 सबसे कम, 1.21 उससे ज़्यादा, 1.3 उससे ज़्यादा, और 1.49 उससे ज़्यादा। वैल्यूज पहले चेक कर लो, तो इससे आप आसानी से आंसर डी बता पाओगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 53।
53 में लिखा है आफ्टर अंडरगोइंग द असर्शन रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन बिटवीन द इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियाई। सही है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। राइट, दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए इसका। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी विच शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स। ये गड़बड़ हो गया। साई ए प्लस साई बी जो है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसका असर्शन करेक्ट हो गया और रीजन रॉन्ग हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, उसका मतलब आंसर सी मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। 57 लिखा है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। तो नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड ऑर्डर जीरो चेक कर लो। तो अगर H2 माइनस चेक करेंगे तो ये सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे जीरो आ जाएगा, तो नॉट अ वायबल मॉलिक्यूल। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो 2 पाई एंड हाफ सिग्मा चाहिए, इसका मतलब आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अगर N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), सिग्मा 2p(z1). ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो अब ध्यान से देखो कि ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर जाएंगे, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर जाएंगे। ये दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मिला के 2 पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए हाफ सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो उसने बोला है 2 पाई और हाफ सिग्मा क्रिएट करना है, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी केस चेक करने हैं तो ऐसे ही सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो। तो N2 के केस में तो आपको डायरेक्टली पता है। N2 का केस बनाएंगे, एक सिग्मा एंड 2 पाई आएगा, ये तो क्लियरली पता है पहले से ही। बाकी दो केस चेक कर लो। अच्छा, O2 भी क्लियरली पता है, बस O2 प्लस लिखना है। तो O2 प्लस लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, देन सिग्मा 2p(z2), पाई 2p(x2), पाई 2p(y2), देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2p(x1). ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो यहाँ से देखो कि 2p(z2) की वजह से तो एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया, और इसकी वजह से अगर आप ध्यान से चेक करोगे, इन दोनों की वजह से 2 पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, और एक हाफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है, और इसके एक वजह से एक कम हो जा रहा है, यानी केवल 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये 1.5 पाई बॉन्ड हो गया। ये बेसिकली एक सिग्मा और 1.5 पाई के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा हमारे लिए। क्लियर हो गया। और O2 के केस में चेक करेंगे तो एक सिग्मा एक पाई आएगा। इन केस ऑफ O2 इट विल बी 1 सिग्मा 1 पाई। तो इसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय द एनायन फॉर्मेशन। एनायन फॉर्मेशन मतलब आपको चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। तो अगर हम F2 चेक कर रहे हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, और F2 माइनस बनाएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा 0.5, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अंदर आगे बढ़ेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। फिर C2 लिखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। कॉन्फ़िगरेशन एक लिखे देता हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2p(x2), पाई 2p(y2) होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही C2 माइनस बनाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद O2 चेक करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 माइनस लिखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया, तो स्टेबिलिटी कम हो गई।
NO लिख रहे हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, और अगर NO माइनस लिख देंगे ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ये भी स्टेबिलिटी कम हो रही है। एनायन फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी केवल C2 के केस में बढ़ रही है, दैट्स व्हाई विल राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा हुआ है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दिस मॉलिक्यूल। तो उसमें देखो हमारे पास पहला वाला मॉलिक्यूल जो है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और दूसरे वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। पहले आप मॉलिक्यूल देख लो। मॉलिक्यूल ए में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और मॉलिक्यूल बी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन में लिखा है बी इज लाइकली टू बी मोर क्रिस्टलाइन देन ए। ये सही है क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। बी इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए, ये भी सही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। बी डिजॉल्व्स मोर राइटली देन ए इन वाटर, ये भी सही है क्योंकि बी के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने में से वाटर से भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी बनाएगा। ये भी करेक्ट बैठता है, तो इसका मतलब 1 2 3 करेक्ट हो गया। आंसर इसका डी मार्क कर देंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ये लॉजिक है इसका। Then comes question number 72. Of the species NO, NO plus, NO2 plus and NO minus, the one with the minimum bond length, ये भी बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर होगा। NO, NO plus, NO2 plus और NO minus, इनके बॉन्ड ऑर्डर लिख डालो आप पहले। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा NO प्लस यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो NO प्लस में बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो गई, बट द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ टू मेक इट वेरी क्लियर। अब जिसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाएगी। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम फॉर NO माइनस, तो इसका आंसर डी मार्क करेंगे। NO प्लस के लिए बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी और NO माइनस के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, आंसर विल बी डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। 73 में लिखा था इंटरमॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल ए बी सी डी आर गिवन सजेस्ट दैट। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है सबकी अलग अलग। तो उसने पूछा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ए हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड एनर्जी, ए डी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ए बी हैज द स्टिफ बॉन्ड। तो देखो बेसिकली लॉजिक क्या है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट होगा आयनिक बॉन्ड की वजह से, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी उतनी कम आएगी। ठीक है, तो उसमें बॉन्ड ए भी देखो उसकी लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, तो डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड डी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम्स। तो अगर डी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाता, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए था, वो तो बन नहीं रहा देखो। फिर ए हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, वो भी नहीं दिख रहा लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी चेक करेंगे तो मिनिमम वाले में ए बी में आ रहा है। एडी हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो एडी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी, ये भी गड़बड़ हो गया। लास्ट में लिखा है ए बी हैज द स्टिफेस्ट बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में आ गया। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड चेक करेंगे अगर हम, हाईएस्ट है तो ए बी बॉन्ड स्टिफेस्ट होगा, तो ए बी हैज स्टिफेस्ट बॉन्ड, तो उसका आंसर जो है वो डी मार्क कर देंगे। ठीक है, बाकी लॉजिक समझ में आ गया कि डी की इलेक्ट्रोनेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि एनर्जी सबसे कम आनी चाहिए थी और नीचे जाना चाहिए था, वो गलत दिया हुआ है। ए बॉन्ड की एंथैल्पी ज़्यादा होती है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो कम दिया हुआ है। ए डी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है।
ए भी स्टिफेस्ट बॉन्ड पॉसिबल है, तो उसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर डीपीपी।